नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में डिमांड की थी कि इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण का रैपिड रिवीजन करा दीजिए, तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए हमने इन्वायरमेंट का ये वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मेरा नाम राजन तिवारी है। सबसे मेन जो सवाल इन्वायरमेंट में आता है, पर्यावरण में आता है, वो है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब ग्लोब जो है वार्म हो रहा है। ग्लोब मतलब गर्म हो रहा है। तो किन किन गैसों से ग्लोब जो है या हमारी पृथ्वी गर्म होती है, आपसे एक सवाल ये पूछ सकता है। जैसे इसका अगर हम आंसर देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब होता है जल वाष्प। तो जल वाष्प से सबसे ज़्यादा पृथ्वी गर्म हो रही। उसके बाद अब जल वाष्प को तो आप ख़त्म कर नहीं सकते, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसलिए अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कौन है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस मतलब एक ग्रीन हाउस होता है, अगर आपको पता हो, जो सब्जी भाजी लगाते हैं उसको हरे उससे ढक देते हैं सब्जी को, आप हरे क्या बोलेंगे, कवर से। तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की रोशनी उसके अंदर तो जाती है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। पृथ्वी में भी ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जो सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने देती हैं लेकिन उसको अवशोषित कर देती हैं और उसका कुछ भाग हमारे यहाँ ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है। अगर ये गैसें ना रहे ना, तो सनलाइट आए, दिन में खूब गर्मी आ जाए और रात में बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन जब ये गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये ज़्यादा सूर्य की रोशनी को रोकेंगी, ज़्यादा रोकेंगी तो पृथ्वी गर्म होगी, गर्म होगी तो बर्फ़ पिघलेगी। ऐसा अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना। तो CO2 जैसे हमने समझा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। दूसरी है मीथेन, जिसको बोलते हैं CH4। तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। मतलब किसी को हंसाना है ना तो वो छोड़ देते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा। इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसें जो होती हैं जैसे HFC, PFC और SF6, मतलब जिसमें फ्लोरीन दिख रहा है ना आपको, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया। दूसरा होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि किस गैस की कितनी ज़्यादा गर्म करने की क्षमता है। तो अगर हम मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 यूनिट गर्म कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक क्षमता मानते हैं, तो उससे थोड़ा ज़्यादा जो क्षमता है वो CH4 अर्थात मीथेन की है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर HFC है, फिर PFC है, परफ्लोरोकार्बन। HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और सबसे लास्ट में SF6 है, मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो आपको ये पता रहना चाहिए, क्रम कभी कभी आ सकता है। अगली चीज़ है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट में होता है, 25%, मतलब लगभग 1/4। प्री में जो आ सकता है वही मैं बता रहा हूँ कि जो आपका प्री में सीधा सीधा आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है वो है एग्रीकल्चर, जिसमें 20% करीब ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, जिससे जो मीथेन है ना वो धान से निकलती है। धान में जब आप पानी लगा दोगे तो वहाँ से मीथेन निकलती है। और तीसरा कंट्रीब्यूटर है इंडस्ट्री, 18%। तो ये क्रम में आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद है कि पर्यावरण संबंधित, संरक्षण संबंधित सम्मेलन कौन कौन से हुए। तो जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था उसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये हुआ था 1972 में। तो पहला अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इसको बोलते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, मतलब संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस मानव और पर्यावरण के ऊपर। इसी कॉन्फ्रेंस से UNEP का गठन हुआ था। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो आपको ये पता रहना चाहिए इसके बारे में कि स्टॉकहोम कब हुआ। पहली चीज़ 1972, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इसका नाम है, और इसी से UNEP का गठन हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी भी गई थी और वो इसको बहुत सीरियसली ली थी। इसी के बाद हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर चालू होगा और अलग अलग कानून आएंगे, पर्यावरण मंत्रालय बनेगा, सब इसी कॉन्फ्रेंस के बाद होते हैं। अगली ये एक लाइन में पूछ सकती है कि ब्रूटालैंड रिपोर्ट कब आई थी। तो ये 1987 में आई थी ब्रूटालैंड रिपोर्ट। ब्रूटालैंड रिपोर्ट का असली वो ये था कि
ये ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो। मतलब आज आप विकास कर दिए, आप इतना कोयला खोद दिए कि आगे वालों के लिए कोयला ही नहीं बचा, तो वो सतत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करिए ना। आप पूरा पेड़ काट दिए, अब आगे वाले ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, तो ये सतत नहीं है। तो ये सतत विकास की बात करते हैं इसमें। अगला जो सम्मेलन, इससे पहले एक बुक अगर पूछ लिया आपसे, एक रिचल कार्सन करके व्यक्ति, उन्होंने लिखा था साइलेंट स्प्रिंग। उसका मतलब है कि वो बोले गौरैया के कारण ना पहले स्प्रिंग में इनकी आवाज़ होती थी, लेकिन जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं उससे गौरैया ख़त्म हो रही, उससे जो स्प्रिंग का सीजन है वो साइलेंट हो गया है। तो ये किसने लिखा पूछ सकता है आपसे। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ उसको बोलते हैं रियो डी जेनीरियो सम्मेलन। रियो डी जेनीरियो सम्मेलन 1992 में हुआ। इसको कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण और विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस। इसी को अर्थ समिट भी बोलते हैं। अर्थ समिट मतलब पृथ्वी सम्मेलन। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ, इसके बारे में दो फैक्ट तो मेजर याद रख लीजिए कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है और यही अर्थ समिट है। इसमें तीन चीज़ हुआ। एक तो हुआ एजेंडा 21, एजेंडा 21। ये किससे संबंधित था आपसे पूछ सकता है। तो एजेंडा 21 21वीं सदी आने वाली थी अब 2000 के बाद, तो 21वीं सदी में हमको क्या करना है उसके लिए एजेंडा 21 आया। दूसरा इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया और तीसरा इसमें रियो डिक्लेरेशन आया जिसमें 27 सिद्धांत थे। इसके अलावा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से तीन संस्था भी बनी। एक है यूएनसीबीडी मतलब यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक बनी UNFCCC, इसका हम आगे पढ़ेंगे जिक्र, मतलब यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में, और UNCCD ये डेजर्टिफिकेशन के बारे में, यूएन कॉन्फ्रेंस टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन। तो ये तीनों संस्थाएं आपसे पूछ सकता है किससे बनी, तो ये रियो सम्मेलन से बनी। आगे आपको पता रहना चाहिए 2000 जब आया ना तो संयुक्त राष्ट्र एक मिलेनियल समिट किया और वहाँ पे वो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल घोषित किया कि ये जो 8 आपके गोल हैं ये अगले शताब्दी में हमको अचीव करना है। ये मिलेनियल डेवलपमेंट गोल हैं MDG। तो आपसे पूछ सकता है MDG कितने हैं, तो 8 हैं। अगले ये 2000 से 2015 तक थे। फिर 2002 में एक समिट हुई जिसको बोलते हैं जोहान्सबर्ग समिट या वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको Rio+10 भी बोलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन भी था ये, जोहान्सबर्ग में हुआ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2012 में फिर रियो में सम्मेलन हुआ, क्योंकि रियो के 20 साल बाद हुआ था इसलिए इसको Rio+20 भी बोलते हैं। 2000 से 2015 तक हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल किया था, शताब्दी के लक्ष्य 8। 15 में हम बोले कि अब हम 17 SDG करेंगे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2015 से 2030 तक होंगे। इसके अलावा एक कन्वेंशन आपको याद रहना चाहिए जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। करंट में हमने पढ़ा था कि जो वेटलैंड अभी जुड़े हैं ना, अभी 75 वेटलैंड है, आपको पता रहना चाहिए भारत देश में। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। तो बोल सकता है उसके लिए कौन सा सम्मेलन हुआ, तो रामसर कन्वेंशन हुई। ईरान में एक शहर है रामसर 1971 में, और वेटलैंड के संरक्षण के लिए हुआ। ओजोन के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए अगर आपसे पूछे, तो ओजोन के लिए एक तो वीना कन्वेंशन हुई है, ये हुई है 1985 में, और एक हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ है 1987 में। इसके अलावा क्लाइमेट के लिए जो अभी हम पढ़े ना कि ये UNFCCC बना था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कम्बेट क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल आए या अलग अलग कोप होने लगे। कोप मतलब होता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो इसमें क्या हुआ COP में कि इसमें क्या होता है कि देखो 92 में तो सबमिट हो गई। अब ये बोला गया कि यार अब हम हर साल ना बैठेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो COP 3 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो तीसरा हुआ समझ लीजिए, ये हुआ 1997 में, और इसी में क्योटो प्रोटोकॉल आया। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 97 में। किससे रिलेटेड है, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मतलब जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर है उसको कम करने से रिलेटेड है। इसके दो वो थे कि
क्योटो प्रोटोकॉल 1 और क्योटो प्रोटोकॉल 2। जब ये ख़त्म हो गया तो फिर पेरिस समझौता हुआ जो आगे चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट कोप 8 है। एक और ध्यान रखिएगा, एक अभी हम पढ़े ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड है बताओ? मॉन्ट्रियल रिलेटेड है ओजोन से। कैसे आप याद रख सकते हैं? मॉन्ट्रियल में MO है, O से कर दो ओजोन। और क्योटो किससे रिलेटेड है? क्योटो रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। ठीक, कोप 8 जो हुआ ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली में हुआ। एक सवाल पूछ सकता है कि अभी तक भारत में एक भी COP नहीं हुआ है, तो हुआ है, दिल्ली में हुआ है। कोप 21 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो 2015 में पेरिस में हुआ। इसी में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन और अलग अलग चीज़ें आई। कोप 24 जो है वो 2018 में कोटाविस में हुआ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आखिरी के 4-5 कोप है, इनको जमाने के लिए दे सकता है कि क्रम में जमाइए, तो आपको पता रहना चाहिए। कोप 25 जो है 2019 मैड्रिड में हुआ, मतलब कोटाविस मैड्रिड, आप ऐसे सोच सकते हैं, CM कोटाविस मैड्रिड। कोप 26 कहाँ हुआ? ग्लासगो में। और कोप 27 कहाँ हुआ? शर्म शेख में। मतलब CM, ऐसा कुछ भी सोच सकते हो, फनी सोच सकते हो। जैसे CM को हम पानी का ग्लास दिए, CM हमारे घर आए तो हम उनको ग्लास दिए और वो ग्लास देते देते मैं शर्मा गया कि यार CM को पानी दे रहा हूँ। तो कोप 27 मतलब CM मतलब कोटाविस मैड्रिड, ग्लास दिए ग्लासगो, शर्मा गए शर्म शेख। और कोप 28 तो आपको याद ही है, वो दुबई में हुआ, UAE में 2023 में। तो क्रम में जमाने को आ सकता है। एक किगाली अमेंडमेंट आपके लिए ज़रूरी है। किगाली अमेंडमेंट से हम क्या किए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव किए। मतलब कि हम क्या किए कि ओजोन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम उसमें चेंज किए। उसका अलग अलग टारगेट है कि 3 कैटेगरी में देशों को बांटे हैं, 2047 तक इसको इतना % कम करना है, इसको इतना करना है। तो अलग अलग चीज़ें बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, बस पता रहना चाहिए आपको किगाली अमेंडमेंट क्यों हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव करने के लिए कब हुआ? 2016 में हुआ। कौन सी गैस इससे रिलेटेड है? तो वह है HFC। ठीक, कुछ कन्वेंशन है जो सीधा सीधा आ सकती हैं, जैसे एक है मिनीमाता कन्वेंशन। मिनीमाता तो आप सीधा सीधा ऐसा याद रखिए, MM मिनीमाता मरकरी। ठीक, MM। फिर है रोटरडेम कन्वेंशन। रोटरडेम कन्वेंशन किससे है? हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड ट्रेड से रिलेटेड है। मतलब आपको अगर दूसरे देश में केमिकल और पेस्टिसाइड जो खतरनाक है उसको भेजना है, ट्रेड करना है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा याद किया था कि जैसे जब भी हम डैम खोलते हैं ना, बांध खोलते हैं, तो पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो केमिकल भेजेंगे, डैम इन्फॉर्मेशन देना है। बेसल है ट्रांस बाउंड्री खतरनाक वेस्ट से रिलेटेड। बेसल जो है खतरनाक वेस्ट, बेसन से याद कर सकते हो कि बेसन खतरनाक नहीं है ना, खतरनाक वेस्ट की जगह बेसन लगा लो। ऐसे कुछ भी याद रखना है। फिर है कार्टिजोना और नागोया प्रोटोकॉल। कार्टिजेना और नागोया ये दोनों जैव विविधता के लिए है। कार्टिजेना और नागोया जैव विविधता के लिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो POP से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। कई पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो लगातार रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या है? उनसे रिलेटेड है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। जैसे वो पेस्टिसाइड नहीं होता, एक बार आपके शरीर में घुस गया तो फिर वो ख़त्म नहीं होगा, वो POP कहलाते हैं। बॉर्न कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पेसीज के लिए, जैसे एक चिड़िया आके रूस से भारत में आ जाता है, साइबेरियन क्रेन, तो उनके संरक्षण के लिए बॉर्न है। और साइट्स जो है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। मतलब जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जो ऐसी स्पीसीज जिन पे खतरा है, उनको उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए। ओजोन डिप्लीशन के बारे में मेन ये पूछेगा। पहला तो ओजोन की जो मोटाई है उसको किससे नापते हैं? तो उसको नापते हैं डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन, DOB सन, मतलब सन का DOB बताओ सोच के। ओजोन डिप्लीशन से दूसरा सवाल ये आ सकता है कि ओजोन ना 2 जगह होती है, आपको पता होगा। पृथ्वी के जो सबसे पास है उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ क्षोभ मंडल है, तो यहाँ की ओजोन जो है ना वो हमारे काम की नहीं है। ये जो क्षोभ मंडल है ना,
यहाँ क्या होता है कि यहाँ की ओजोन प्रदूषण करती है, मतलब वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, वहाँ जो ओजोन होती है वो मतलब लेयर होती है ओजोन की। आप सुनते होगे ना छेद हो गया, तो ऐसे छेद नहीं हुआ है पाइप में जैसे होता है, मतलब वहाँ इतनी मोटी मान लो ओजोन की लेयर है तो वैसे थोड़ा कम हो गई, तो ओजोन लेयर की मोटाई कम हो गई, तो वहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो आ जाती हैं। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स क्या क्या हैं, किससे किस किस गैस से ओजोन की जो मोटाई है वो कम हो रही, तो एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है हेलोन और एक है मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये आपको पता रहना चाहिए। आपसे बोला ना, घुमा के पूछ सकता है कि CO2 से ओजोन की मोटाई कम हो रही, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया कि किससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो है ग्रीन हाउस गैसें, और किससे ओजोन की मोटाई कम हो रही, वो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक, यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि एक होती है गुड ओजोन और एक होती है बेड ओजोन, मतलब एक होती है अच्छी ओजोन और एक होती है बुरी ओजोन। गुड ओजोन ये जो समताप मंडल में है ये है गुड ओजोन, और जो नीचे है वो है बेड ओजोन, इससे वो सब धुंध बन जाता है, ये सब दिक्कत होती है बेड ओजोन से। ओजोन का जो वो होता है, मतलब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्लोरोन रहती है वो ओजोन को तोड़ देती है, O3 को O2+O में तोड़ देती है। इसमें जो क्या बोलेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है, दो शब्द याद रखना है, एक पोलर वर्टेक्स, पोलर वर्टेक्स पोल जो होता है ना पृथ्वी का, वहाँ होती है पोलर वर्टेक्स, और वहीं पे जो क्लाउड होता है उसको बोलते हैं PSC दिलाने वाले हो ना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो ये दोनों ओजोन डिप्लीशन को और मदद करते हैं, बस ये आप ध्यान रखिए। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा था, ये आपको याद रखना है। क्या क्या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, CFC, हेलोन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, ये गैसों का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। एक एसिड रेन करके कॉन्सेप्ट है, आप सुने होंगे, एसिड रेन सुने? एसिड मतलब समझते हो, अम्ल, अम्ल की वर्षा होना। ताजमहल के ऊपर अम्ल की वर्षा हुई तो ताजमहल भी खराब होने लगा था। तो बोले कि क्या होता है ना कि जो ऐसे केमिकल होते हैं, एसिड होते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, वो बन जाते हैं ऊपर ऐसी गैसों से, जिसमें मतलब दो गैसें हैं, गैस का नाम आप सीधा सीधा देखिए, SO2 से क्या बनेगा, H2SO4, और NO2 से क्या बनेगा, HNO3। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या होते हैं, कारखानों से निकलते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर बादल रहता है, बादल से मिलके ये गैसें एसिड बना लेते हैं, और फिर पानी में मिल जाएंगे और नीचे गिरेंगे, तो दिक्कत होती है इमारतों को, बाकी चीज़ों को भी, क्योंकि अब एसिड गिर रहा है तो दिक्कत तो होगी ना। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब ये आपका COP21 में बना था। COP21 अभी हम पढ़े ना, जो पेरिस में हुआ था। इसमें मेन है इंडिया और फ्रांस का, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, और इसकी 1000 स्ट्रेटजी मतलब 1000 गीगावाट हमको प्रोड्यूस करना है, ये वाली बात है 2030 तक। तो ये आपको पता रहना चाहिए, बाकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा जो आपका सवाल आता है वो है बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर आता है। तो ये आपके सामने में बायोस्फीयर रिजर्व रख दिया। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में पता है आपको? भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है 18। अब कौन कौन से हैं देख लीजिए, कई चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ किस राज्य में नहीं है, जो सफ़ेद सफ़ेद राज्य है ना, महाराष्ट्र, ये क्या है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, झारखंड, उसके अलावा राजस्थान, इधर क्या है ऊपर राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, आपका हरियाणा हो गया, यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो इसलिए याद रहना चाहिए कि जैसे पूछा ना कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो आपको पता रहेगा यार, ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया तो महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, कहाँ कहाँ कौन से हैं आप लोकेशन देख लीजिए। जैसे कोल्ड डेजर्ट ऊपर है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, पचमढ़ी MP में है, हमारे यहाँ चाणक्य अमरकंटक है। 1971 में ना यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व
कार्यक्रम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें हम लोग इसको लाए थे। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व किसकी अवधारणा है तो आपको पता रहना चाहिए, यूनेस्को की अवधारणा है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का क्या है, नीलगिरी। ऊपर आप ऐसा सोच लो कि सबसे, अगर आप ऊपर चल दिए और पहला पेड़ आपको कौन सा दिखेगा, सबसे बड़ा जो होगा, नीलगिरी देखे होगे ना, बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है। तो प्रथम क्या होगा, नीलगिरी 86 में बना। सबसे लास्ट में कौन बना, पन्ना 2011 में। ये सोच सकते हो कि आपको पहले लोहा मिला, फिर चांदी मिली, फिर हीरा मिला, आखिरी में पन्ना मिला, तो लास्ट में क्या मिलता है हमको, पन्ना। सबसे बड़ा क्या है, कच्छ की खाड़ी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर अगर आपसे पूछेगा तो वो है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ना बिल्कुल वो उस टाइप का एरिया है, क्या बोलेंगे, मार्सी लैंड, कीचड़ ईचड़ है, तो वहाँ भाई बड़ा ही है ना, समुद्र है तो बड़ा ही रहेगा। और सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा, ये है असम में। सबसे बड़ा नाम लग रहा है ना इसका, डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा, खोवा से याद रख सकते हो। खोवा आपसे जैसे घर में बनता होगा ना, तो अम्मा से मांगो कि मम्मी खोवा दे दो, तो सबसे छोटा थोड़ा सा तोड़ के दे देती है ना, सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा। बायोस्फीयर रिजर्व का ये पूछ सकता है क्योंकि मेंस में भी है ये। इसके 3 रीजन होते हैं। सबसे अंदर जो हरा दिख रहा है आपको, ये कोर रीजन होता है। उसके बाहर जो नीला है उसको बफर जोन बोलते हैं, और सबसे बाहर ट्रांजिशन एरिया होता है। अंदर में हम लोग रिसर्च करते हैं और बाहर वाले में टूरिज्म करते हैं। अब ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व थे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझना है इसमें, जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप अगर बोलेंगे कि ये और बता दीजिए तो मैं वो प्रयास करूँगा कि उसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँ। इन्वायरमेंट से क्योंकि सवाल कम आते हैं, तो जिससे मेन आ सकते हैं वन लाइनर, वो मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा एक थोड़ा सा और बच गया, आया नहीं इसलिए मैं बताया नहीं हूँ, कि आपका वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 था। इसके अलावा फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 है। तो ये जो सन है ना सभी के, वो याद रखिएगा। इसके अलावा आप जो भी चाहते हैं कि इसके बारे में वीडियो लाना चाहिए उसको बताइएगा। करेंट की सीरीज़ आप देख ही रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, धन्यवाद। हिस्ट्री का हमने PYQ कंप्लीट कर दिया है, बाकी भी जो भी आप बोलेंगे वो करते जाएंगे। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।